नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे मानव संसाधन। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है। हमने पहले देखा है जो भूमि संसाधन है, खेती के संसाधन है और इसके साथ साथ खनिज के संसाधन। जो ये संसाधन है ये निर्जीव होते हैं, लेकिन जो मानव संसाधन होता है, एक सजीव प्राणी होता है, मनुष्य होता है। और किसी भी देश के विकास के लिए मनुष्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और किसी देश को ये समझना बहुत आवश्यक है कि उसके मानव जो संसाधन का काम करते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है। तो इसे जानने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में कितने लोग हैं। अब व्यक्ति की संख्या तो पता चल गई, अब हमें इसमें जानना होगा कि कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। और चलो ये भी पता लग गया बच्चों, तो ये बताइए कि इसमें कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 10 साल है, 10 से 20 साल। और कितने ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अर्थात 60 वर्ष से ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें देखना होगा। पढ़े लिखे लोग कितने हैं इसमें, साक्षर निरक्षर। और भी बहुत सारी चीजें जो पता लगाई जा सकती है लोगों के बारे में। लेकिन हम ये पता लगा क्यों रहे हैं? आप सोचेंगे कि ये बेकार का काम है, हमें ये पता नहीं लगाना चाहिए। संख्या जान के हम क्या करेंगे? तो यदि हमको अपने देश का विकास करना है, योजनाएं बनानी है, नियम बनाने हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता लगाना पड़ेगा। जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि गांव नंबर 1, जैसे ये रामपुर है, रामपुर अगर है, या आप रायपुर ही मान लीजिए, हमारा रायपुर जो है, वहां जब तक हम नहीं जानेंगे कितना महिला है, कितना पुरुष है, कितने बच्चे हैं, कितने साक्षर है, निरक्षर हैं, कितनी वृद्धि दर है। वृद्धि दर अर्थात जनसंख्या में कितने लोगों का बढ़ावा होता है, बढ़ते कितने लोग हैं। यदि हम ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो हम योजनाएं बनाएंगे ही कहाँ से? यदि हमें रायपुर में कोई अ, एक सरकारी आवास बनाना है मान लीजिए, या आपको किसी कॉलोनी का निर्माण करना है, तो हमें वहाँ ये भी जानना पड़ेगा कि कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के पास घर है, कितने के पास नहीं है। तो घर की जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें मिलाकर, इसी के अलावा कितने लोग रोजगार करते हैं, बेरोजगार कितने लोग हैं। अब ये ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार जाएंगे पता लगाएंगे कि कितने लोग रहते हैं, कितनी महिलाएं हैं एक बार पता लगाएंगे। बार बार तो कोई घूम नहीं सकता। तो सरकार इसके लिए क्या करता है, ये जो सारी चीजें हैं इसको पता लगाने के लिए जनगणना करवाते हैं। हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें इस प्रकार के सारे आंकड़ों को लिया जाता है और फिर उससे विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो जनगणना जो होता है इसके लिए होता है, हर 10 साल में होता है। और इसके साथ साथ व्यापक स्तर पे सरकार जानकारियों को इकट्ठा कराती है, जिसके लिए लोगों को लगाया जाता है, लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत स्तर पे प्रशिक्षण होता है। अभी 2020 में ये गणना का कार्य होने वाला था, 2021 में होने वाला था, तो अभी कुछ कारणों से थोड़ा सा डिले हो गया उसमें। लेकिन अभी ये जनगणना होगी जब सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अभी थोड़ी स्थितियाँ ठीक नहीं है तो नहीं हो पा रही। लेकिन जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। और अब होगी 2021 में। तो अभी की जनगणना होगी 2021 में होगी, और बहुत व्यापक तौर पे जनगणना होगी। ये तो मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए कि जनगणना करने पर इन इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां ली जाएंगी। कितने लोग हैं पढ़े लिखे, नहीं है पढ़े लिखे, कितना पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई का स्तर है कितना है। अब पढ़ाई का स्तर कितना है तो पता लगाया जाएगा। यदि ये पता चलता है कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कारण ढूंढा जाएगा पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे। पता चला वहां पे तो कॉलेज ही नहीं है, तो वहां पे कॉलेज खुलेगा। कुछ जगहों पर पता चलेगा लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है किसी खास कारण से, क्योंकि वृद्धि दर कम है। वृद्धि दर क्यों कम है?
निरक्षर अगर ज्यादा है तो पता लगा जाएगा निरक्षरता क्यों बढ़ रही है, क्या वहाँ स्कूल नहीं है, क्या वहाँ टीचर नहीं है, क्या चीजें नहीं है। और इस प्रकार की चीजें जो होती है वो जनगणना कही जाती है। और जनगणना से काफी सारी चीजों का पता चलता है। सबसे बड़ी बात पता चलती है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या अर्थात रहने वाले समस्त लोग, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े, सभी जितने लोग हैं, वृद्ध लोग जो हैं, सारी चीजों का इसमें पता चलता है। और जो एक मुख्य बात पता चलती है वो वृद्धि दर। किसी भी देश की वृद्धि दर इस चीज का निर्धारण करती है कि वहां पे स्वास्थ्य का स्तर क्या है, लोगों की जागरूकता का स्तर क्या है। और इसी के आधार पे पता चलता है कि जो राष्ट्र है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से कामकाज होगा। तो पूरे देश की जनगणना करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं, गांव हैं, दूर दूर तक फैले हुए, बीहड़ों में भी गांव फैले हुए हैं। तो उसका पता लगाने के लिए जब 2011 में पता लगाया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,00,000 से अधिक थी। 2,55,00,000 से भी अधिक थी। ये पता चला 2011 में, जब ये जनगणना हुआ था 2011 में। 2,55,40,196 लोग, अर्थात ये जनगणना 2011 में हुई। अब जब 2021 में जनगणना होगी तब ये पता चलेगा कि जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी। 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी और फिर ये 17.64% की दर से आगे बढ़ी। और इस प्रकार से अब 2021 में जब जनगणना होगी तब पता लगेगा कि किस प्रकार से है। जब जनगणना पहले हुई थी तो ये पता चला था कि 69% लोग गांव में रहते हैं, तो और केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। तो इनकी जनसंख्या में अंतर होता है। अब ये जो अंतर है ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को मिलने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। आप देख सकते हैं जनसंख्या का ये अनुपात जो है, तो जनगणना का उल्लेख जो होता है स्वीडन में बहुत पहले मिला था, इसके बाद अमेरिका इत्यादि में पता चला। तो सन 1865 में भारत में जनगणना को स्वीकृति दी गई और उसके बाद फिर जनगणना की जाती रही है। और इस जनगणना के कारण अब पता चला कि हमारे राज्य में जो छत्तीसगढ़ है वहां पे 23% जो लोग हैं कुल मिलाकर शहरों में रहते हैं। और साथ ही साथ 2001 में 20% लोग शहरों में रहते थे। तो ये आंकड़ा भी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में भी ये आंकड़ा बढ़ा है। तो 23% लोग शहरों में रहने लग गए हैं। इसमें एक चीज जो मुख्य तौर पे देखी जाती है जनगणना में वो होती है लिंगानुपात। तो इसे हम बच्चों छोटे स्तर पे पहले समझेंगे। जैसे आपका गांव है, यहाँ पे कुल रहते हैं 2,000 लोग। अब इसमें देखिए कितने महिलाएं कितने पुरुष। मान लीजिए यहाँ पे 1,000 महिलाएं हैं और 1,000 पुरुष हैं। तो लिंगानुपात क्या होगा? लिंगानुपात 100 होगा, अर्थात 100 पुरुष 100 महिलाएं। तो ये अनुपात इस प्रकार से होता है कि ये देखा जाता है कि जनसंख्या कितनी है, उसके आधार पे लिंगानुपात होता है। और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से स्थिति है देश में। यदि मान लीजिए जैसे हम देखते हैं दूसरे देश, जैसे हमारे भारत का जो आंकड़ा है वो लिंगानुपात है 940, अर्थात यदि 1,000 के पैमाने पे इसे देखा जाए तो यदि 1,000 पुरुष हैं तो 1,000 महिलाएं, इसमें 940 महिलाएं। जो हमने पहले उदाहरण देखा था 1,000 महिला है 1,000 पुरुष हैं, तो ये अनुपात 1,000 ही आएगा। और इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि स्थिति महिलाओं की किस प्रकार से है, अर्थात जो जनसंख्या के आधार पे। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्वीडन जो है, स्वीडन में अनुपात जो है 1,006 है, अर्थात यदि कुल जनसंख्या का आंकड़ा लगाया जाए तो
1000 पुरुष के पीछे कुल 1006 महिलाएं होंगी। और जनसंख्या का जो स्तर होगा, अर्थात जितना ज्यादा जनसंख्या होगी उसमें महिलाओं और पुरुष का कुल अनुपात निकाल के देखा जाता है कि स्थिति किस प्रकार से है। और ये इससे ये पता चलता है कि देश में महिलाओं को किस हद तक आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और ये जो अनुपात है ये अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग है। नेपाल में 1073 है क्योंकि वहां पे महिलाओं की संख्या अधिक है। इसी भी प्रकार से अलग अलग राज्य जो हैं वहां पे लिंगानुपात है। केरल में 1084 है, तमिलनाडु में 995, अर्थात कुल 1000 पुरुष जहां हैं तो वहां पे कुल 995 महिलाएं हैं, अर्थात महिलाओं की संख्या में कमी है। लिंग अनुपात की कमी होने का अर्थ होता है कि महिलाओं की संख्या कम, और जिस स्थान पर महिलाओं की संख्या अधिक होती, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 991 है, अर्थात कुल जनसंख्या जो है उसमें महिलाओं का, ये आप देख सकते हैं, तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। अगर पुरुष किसी स्थान पर 1006 हैं तो महिलाएं कुल मिलाकर कुल जनसंख्या की 991 होंगी। या इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यदि 100% पुरुष हैं तो 99% महिलाएं हैं। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं ये अनुपात जो है उसे। इसी प्रकार से राजस्थान में 926 है, गुजरात में 912 है, हरियाणा में 877 है। इस प्रकार से लिंगानुपात देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से है। चूंकि जो इसमें जो आंकड़े हैं, लिंगानुपात जो होता है आयु के हिसाब से कई बार निकाला जाता है कि 0 से 6 के बीच, 6 वर्ष के बीच लिंगानुपात क्या है। तो इसमें यह देखेंगे कि जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के, जो बच्चे हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनकी कुल संख्या की गिनती की जाएगी। फिर उसको देखा जाएगा कि यदि 1000 के पैमाने पर इनको रखा जाता है तो ये संख्या कितनी होगी। इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। लिंगानुपात यदि अच्छा है जिस स्थान का, जैसे स्वीडन में आप देखेंगे 1006 है, तो इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की यहाँ संख्या अच्छी है, उनकी स्थिति अच्छी है, ये एक मोटे मोटे तौर पे पता चलता है। और जैसे जिस स्थान पे, जैसे भारत में 940 है, तो उस स्थान पे यदि महिलाओं की संख्या कम है तो उसे बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। और यदि बहुत ज़्यादा कम है जनसंख्या तो एक विचारणीय विषय होता है और एक चिंता का विषय होता है। कई स्थान जो हैं, जैसे उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश राज्य है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता। तो असमानता का कारण है राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। लेकिन ऐसे राज्य जो हैं जैसे छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी इस मामले में ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो कुछ बेहतर है। और इसमें अपने छत्तीसगढ़ में 991 है। तो ये आप देख सकते हैं जो लिंगानुपात है एक बहुत बड़ा कारक होता है। बालिकाओं की जो मृत्यु होती है, शिशु बालिकाएं जो होती है उनकी मृत्यु दर यदि अधिक है, अधिक बच्चियों की मृत्यु हो रही है, तो ये लिंगानुपात जो है वो गिर जाता है और ये बुरी स्थिति को दिखाता है। तो ये जो है हमने आज कुछ चीज़ों को देखा और हम जनसंख्या के बारे में, मानव संसाधन के बारे में आपसे और चर्चा करेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए। हम आपके लिए और इसी प्रकार वीडियो लेकर आएंगे जो मानव संसाधन जुड़ी और भी अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।